गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरी आप सभी से एक बात गुजारिश रहेगी, एक चीज़ की गुजारिश रहेगी आप सभी से कि आप सभी लोग वीडियो जो है जितना भी लेक्चर है सारे लेक्चर्स पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए, क्योंकि सारे के सारे लेक्चर्स में आपको इतनी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाई जा रही हैं कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोई भी क्वेश्चंस कभी भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है या उसी तरीके क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, क्योंकि ये मॉडरेट लेवल के खास करके लेक्चर्स चल रहे हैं अभी। तो मॉडरेट लेवल में वो सारे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो अभी तक आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा का पूरा वीडियो देखिए और जितना भी हो सके उतने अपने फ्रेंड्स को बताइए, उनको जोड़िए और अपनी वीडियो को शेयर कीजिए। तो बिना किसी देरी के हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लोग का मॉडरेट लेवल 3rd है। मॉडरेट लेवल में हम लोग 2 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, आज तीसरा लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक, आज जितने क्वेश्चंस करेंगे इतने क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट है। जितने भी एग्जामिनेशन में यूनिट डायमेंशन चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं उसके लिए अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं और इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होगा। इसमें जो है मॉडरेट लेवल का एक और लेक्चर्स लगाया जाएगा जिसमें एक स्पेशल केवल वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड, स्क्रू गेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे, क्योंकि आईआईटी के अंदर अक्सर जो है क्वेश्चंस जो है वर्नियर कैलिपर का आता है, पूछता है। तो बहुत बच्चों को वर्नियर कैलिपर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है क्योंकि ये पढ़ाया नहीं जाता है जल्दी। इसीलिए जो है इससे पहले जब वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड एक क्वेश्चंस कराया जाए उसके पहले वर्नियर कैलिपर की थ्योरी का एक लेक्चर, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट का एक वीडियो मैं आप लोग को इस लेक्चर के बाद लगाऊंगा। वो थ्योरी का वीडियो वर्नियर कैलिपर का आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो हमारा मॉडरेट लेवल 4, उसमें वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट आर सेम एज, यानी कि जो प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक होता है उसका जो डायमेंशन है वो किसके समान है, किसके जैसा है। यानी कि जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं इन चारों ऑप्शन में से किसके समान, किसके डायमेंशन के समान आपका प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। तो हम लोग इससे पहले भी हम प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन पूछ चुके हैं। आप प्लैंक कांस्टेंट कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए आप इस चीज को देख सकते हैं, क्योंकि एक प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद क्या है, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन इनमें से किसके समान है, ये क्वेश्चन देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे आप यहां भी प्लैंक कांस्टेंट है, यानी प्लैंक कांस्टेंट से रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप इसके डायमेंशंस एकदम याद रखेंगे प्लैंक कांस्टेंट के। तो चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट किसके समान है, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन किसके समान है। तो हमको पता है, क्या पता है कि जो प्लैंक कांस्टेंट होता है सर, जो प्लैंक कांस्टेंट होता है वो प्लैंक कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है, जो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, E इज टू एच न्यू, यानी कि H से E अपॉन न्यू, ऐसे हम लोग निकाल के लाए थे। और ये फ्रीक्वेंसी कितना होता है, टाइम इनवर्स होता है, और एनर्जी का होता है ml² T-2 और इसका होता है टाइम इनवर्स। तो हमने यहाँ से निकाल के लाए थे क्या कि सर ml² T⁻⁻1 ये प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। अब बोला कि इसके जैसा डायमेंशन किसका होता है, जरा देखेंगे। एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी के बारे में एनर्जी तो हो नहीं सकता है क्योंकि एनर्जी में फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करना है। अब रह गया पावर, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, तो ये टाइम नीचे में टाइम आएगा, यहाँ तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टाइम इनवर्स होता है तो ये भी नहीं हो सकता। अब रह गया मोमेंटम, मोमेंटम का देखिए लीनियर मोमेंटम, अगर केवल मोमेंटम लिखा है इसका मतलब क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मास के लिए डायमेंशन m और वेलोसिटी का L⁻⁻1, तो ये जो हो गया मोमेंटम का। तो बोला मोमेंटम का ऐसा डायमेंशन तो है नहीं, यहाँ देखिए यहाँ पावर है, L⁻2 है। अब बढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम की ओर, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mvr, क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस, तो mvr होता है, तो यानी mvr ये होता है एंगुलर मोमेंटम। इसका मतलब मास के लिए m, वेलोसिटी के L⁻⁻1 और r के लिए l, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ml² T⁻⁻1। तो बोला ठीक है, इसका मतलब किसके किसके बराबर हमारा आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन होगा
उसी के डायमेंशन के अब हमारा क्या होगा, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन होता है। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी इंटू आर, मास वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। मास के लिए m, वेलोसिटी का lt के पावर -1 और डिस्टेंस का भी l, तो l में l से मल्टीप्लाई होगा तो l स्क्वायर और t टू द पावर -1, और यही डायमेंशन आपका किसका होता है, प्लैंक कांस्टेंट का। हमारा आंसर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि द रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज। अब जो क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि प्लैंक कांस्टेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो का डायमेंशन इनमें से किसके समान है। तो आपको प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन अभी हम लोग निकाल के लेके आए हैं, वो कितना है सर, वो है ml स्क्वायर t का पावर -1। ये किसका है, प्लैंक कांस्टेंट का है, यानी कि h का है, अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि I। तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस, mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। यानी इसका डायमेंशन अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा, ml स्क्वायर। इसका डायमेंशन कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ml स्क्वायर। तो m से ml स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा इन रेशियो का क्या बनेगा, डायमेंशन t इनवर्स। और t इनवर्स हमको पता है टाइम इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो इसमें हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, बोला ऐसा तो कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो कहीं नहीं दे रखा है। अब जरा चलते हैं हम लोग कि भाई इसमें डायमेंशन जो है प्लैंक कांस्टेंट और इसका रेशियो का फ्रीक्वेंसी टाइम इनवर्स के किसके इक्वल आ रहा है, टाइम इनवर्स में किसके इक्वल आ रहा है, एनर्जी, पावर, मोमेंटम एंड आपका क्या है क्वेश्चन में, एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, इसमें जो है एक ऑप्शन आपको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पावर के जगह हमें क्या दे सकते हैं, हमें फ्रीक्वेंसी देना होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली में ऑप्शंस थोड़ा चेंज हो गए हैं, इन दोनों का ऑप्शन हमारा सेम ही हो गया था। तो इन दोनों में ऑप्शन आपको अगर लेंगे करेक्ट, क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा चेंज, क्या, फ्रीक्वेंसी। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने को अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। इस शब्द को समझिए, क्या बोल रहा है, डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब बीमा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब नियत कोई चीज है, लेकिन जिसके पास क्या होना चाहिए, डायमेंशनल मतलब डायमेंशन होना चाहिए। अगर यहीं पे डायमेंशनल लेस हो जाता तो मतलब वो बीमाहीन, उसका डायमेंशन नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपको क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं कि डायमेंशनल कांस्टेंट पूछा जाए। हमेशा अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे डायमेंशन लेस नहीं लिखा गया है, डायमेंशनल कांस्टेंट लिखा गया है। यानी कि जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कांस्टेंट है जिसके पास डायमेंशन होता है। जरा चलते हैं क्वेश्चन में ऑप्शन की ओर। पहला नंबर बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक। हम अगर 12th क्लास पढ़े हैं और 10th पढ़े, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम सुने होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता है लाइट की जो स्पीड होती है उसका रेशियो होता है किसी दूसरे मीडियम में और हवा में, इनका रेशियो जो होता है क्या कहलाता है, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, स्पीड, लाइट की स्पीड का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो है, यानी स्पीड अपॉन स्पीड कैंसिल हो जाएगा तो कोई डायमेंशन नहीं बनेगा। तो ये क्या होगा, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, ये आपको पढ़ना है 11th क्लास में। जब हम लोग पढ़ते हैं वहां पे आप बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर के अंदर ही पढ़ते हैं पॉइजन्स रेशियो। तो यहाँ पे क्या है, पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, आपका चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, एक तरह से। यानी कि जो चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, यानी ऊपर में भी लेंथ है और नीचे में भी लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, कोई डायमेंशन नहीं बनेगा। ये भी एक तरह से क्या है, सेम क्वांटिटी का रेशियो है। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो निकालेंगे तो वो डायमेंशन लेस हो जाता है। तो रेशियो डायमेंशन लेस होते हैं कब, जब सेम क्वांटिटी होती है। यहाँ देखेंगे रिलेटिव डेंसिटी जब फ्लूइड मैकेनिक्स में आते हैं तो रिलेटिव डेंसिटी कह लीजिए या स्पेसिफिक ग्रेविटी कह लीजिए, रिलेटिव डेंसिटी कह लीजिए या स्पेसिफिक ग्रेविटी कह लीजिए।
ये क्या होता है, नाम ही से सब पता चल रहा है आपको, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, किसी फ्लूइड की डेंसिटी अपॉन वाटर की डेंसिटी का रेशियो क्या कहलाता है, रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। फिर से सुनिए, किसी दूसरे फ्लूइड का रेशियो, यानी कि किसी ऑयल का, किसी भी ऑयल का आपका डेंसिटी अपॉन किसका डेंसिटी, आपका वाटर की डेंसिटी का रेशियो जो होता है वो रिलेटिव डेंसिटी, यानी ऊपर में भी क्या है, डेंसिटी ही है, और नीचे में भी क्या है, डेंसिटी है। तो डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल, इसका मतलब अगेन यहाँ पे क्या मिलेगा, आपका एक डायमेंशन लेस मिलेगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, कौन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर हमें ये सब सोचना नहीं होता तो हम डायरेक्ट बता देते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है सर, कैपिटल जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये इसके पास तो यूनिट होती है, तो डायरेक्टली हमको याद होता तो हम बता देते, इधर जाते ही नहीं। लेकिन आपको सभी के बारे में हमने बताया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारा क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन कहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी द विस्कस फोर्स इज गिवन एज ए फॉर्मूला दे रखा है किसका, विस्कस फोर्स का, और आपको बोला जा रहा है कि ये क्या है और ये क्या है, वैल्यू आपको दे रखी है, इसका नाम दे रखा है कि इसे क्या बोलते हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका डायमेंशन क्या होगा। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्या है, इसको नीटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, नीटा पढ़ते हैं, और इसको इससे रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, संयंता गुणांक। हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों को क्वेश्चन के लिए समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए यहाँ पे शब्द हिंदी में लिखे गए हैं, लॉज ऑफ विस्कोसिटी, संयंता का नियम किसने दिया था, आपके न्यूटन ने दिया हुआ है संयंता के लिए नियम। वो क्या बोलते हैं कि जो है विस्कस फोर्स, यानी श्यान बल, यानी कि एक तरह से आप वाटर के जो लेयर्स होते हैं उनके बीच में लगने वाले फोर्सेस जो होते हैं वो गिवन एज, इस फॉर्मूला को आपको दिया जा रहा है कि वाटर के एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है, विस्कस फोर्स वहां बोलते हैं उसको। तो विस्कस फोर्स का ये फॉर्मूला है, और नीटा क्या है, आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, कि जो वाटर फ्लो होते हैं वो फ्लो होते रहे हैं, जो आपके उनके फ्लो होने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उनके वेलोसिटी का वेलोसिटी ग्रेडियंट उसको बोला जा रहा है, डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। ये ए क्या है, ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि सर ये कोफिशिएंट ऑफ जो विस्कोसिटी है नीटा, इसका डायमेंशन क्या होता है। तो आप इसका डायमेंशन जो भी निकल के आएगा वो हमेशा के लिए याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन भी कई बार घुमा घुमा के कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये फॉर्मूला चेंज कर दिया जाएगा, अलग अलग फॉर्मूला अलग अलग जगह पे, विस्कोसिटी कई जगह पे आती है तो वहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको दिखाया जाएगा, और आपसे नीटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन पूछा जाएगा। तो मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बता देता हूं, डायमेंशन हमेशा फिक्स होगा, वो बदलेगा नहीं, चाहे किसी भी फॉर्मूले में आपका नीटा है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, उसका डायमेंशन सेम होगा। तो हम लोग चलिए बताते हैं कि भाई ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर आपके पास फॉर्मूला दिया है तो आप बड़ी आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे कि सर अगर फॉर्मूला दिया है तो जरा हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, हम क्या करते हैं, नीटा को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी चीजों को एक तरफ करके लेके चले जाते हैं। तो उस वाले फॉर्मूला लेंगे कि नीटा को हम वहीं रहने देते हैं, यहां नीटा रहने देते हैं, और एरिया जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डेल्टा जेड ये डिस्टेंस है एक तरह से, तो डिस्टेंस नीचे में डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और वेलोसिटी ग्रेड जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वेलोसिटी वो मल्टीप्लाई में है तो फिर वो आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि नीटा इजकल टू फोर्स, फोर्स में कौन मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई करवाना है सर, डेल्टा जेड को मल्टीप्लाई करवाना है, और डिवाइड में सर किसे लाना है, डिवाइड में एरिया और डेल्टा भी को लाना है, एरिया इंटू डेल्टा भी को लाना है। बस ये काम हमने किया, अब हम निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है सर, फोर्स का डायमेंशन होता है mlt टू द पावर -2। ये डेल्टा जेड क्या है, डिस्टेंस, तो बोला सर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के लिए तो डायमेंशन में हम लोग l रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आप बात करते हैं एरिया, एरिया के लिए क्या रिप्रेजेंट करेंगे हैं, एल स्क्वायर, एरिया के लिए क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई, डायमेंशन एल स्क्वायर। अब रह गया वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं सर, वेलोसिटी का होता है एल टी का पावर -1, वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी का पावर -1 होता है। बस इसको सोल्व कर लीजिएगा, क्या मिलेगा मुझे देखिए ध्यान से, यहाँ एल स्क्वायर है, यहाँ एल है, यहाँ एल है, तो एल स्क्वायर ऊपर में यानी एल स्क्वायर नीचे में, तो कैंसिल हो जाएगा, एक एल बचेगा, ये एक एल ये बचेगा, तो ये एल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा।
ठीक, अब रह गया टी, तो जरा देखेंगे टी यहाँ -2 है, यहाँ -1, एक -1 से एक -1 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या ऊपर में -1, तो m का m रह गया। और देखिए एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया और l नीचे गया है तो ऊपर गया है, तो क्या हो गया -1, और t से एक t कट कैंसिल हो गया, ऊपर में सिर्फ एक t बचा है, किसका, माइनस का। तो हमारा क्या मिल गया, ml-1 t-1। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन हमेशा याद रखेंगे, ml-1 t-1। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्मूले को दे करके पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो कहता है कि दी परसेंटेज एरर इन मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कई सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चंस कई सारे क्वेश्चन हमने इससे पहले भी किया हुआ है, जिसमें आपको जस्ट फार्मूला पता होता है और फार्मूला से हमें पावर पता करना होता है कितना होता है, और जस्ट पावर पता करेंगे और हम परसेंटेज एरर क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत हम लोग बता देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है, AIPMT के अंदर पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आपके अंदर एग्जाम में आया हुआ है। तो चलते हैं इसके और बात करते हैं, किसके बात कर रहा है कि भाई मास और स्पीड में एरर आपको पहले से दिया हुआ है, 2% एंड 3% आपको पहले से दे रखा है कि भाई 2% है मास में और स्पीड में कितना है, 3% है। और आपसे किसने पूछ दिया, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में। जैसे पता चला कि भाई फॉर्मूला पहले बता दो कि भाई काइनेटिक एनर्जी होती है सर, वो हाफ mv² होती है। क्या होती है, हाफ mv² होती है। हमें इस कांस्टेंट से कोई लेना देना होता है नहीं, मास और वेलोसिटी से लेना देना है। यहाँ मास का पावर कितना है सर, बोला m है, और वेलोसिटी का पावर कितना है सर, बोला 2 है। बस करना क्या है, अगर हमें परसेंटेज एरर निकालनी है काइनेटिक एनर्जी की, तो डेल्टा के अपॉन के इंटू 100, बस ये क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरर। और इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे फॉर्मूला। इस हाफ से हमारा कोई लेना देना है नहीं, लेना देना किससे है, मास से है। तो मास का पावर कितना है, 1 है, तो बोला 1 लिख दीजिए, डेल्टा m अपॉन m मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो जाएगा, प्लस v का पावर कितना है, बोला 2 है। तो जैसे पावर 2 है तो 2 को बाहर ले आएंगे और क्या हो जाएगा, डेल्टा v अपॉन v इंटू 100, ये हो जाएगा। बस वैल्यू रख देना है आपको, वैल्यू रखते ही हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। 1 मास में कितना का एरर है, बोला मास में 2% का एरर है सर, तो 1 इंटू 2 प्लस 2 ये इस फार्मूले का, और वेलोसिटी में कितना परसेंट का एरर है, बोला 3, तो 3 रख देंगे तो कितना हो गया, ये 2 और ये 6 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोला सर 8% हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन में है क्या, बोला है सर। कौन सा ऑप्शन है, बोला सी है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो 6 नंबर क्वेश्चन है, आईआईटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द एसआई यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। इंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो हेनरी होती है, और हम सबको पता भी है, अगर आप 12वीं क्लास पढ़े हैं तो आपको पता है कि भाई इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, आपका हेनरी होता है। और आपसे पूछा जा रहा है कि विच कैन नॉट रिटन एज, यानी कि इस हेनरी को हम इन 4 जो ऑप्शन दिया गया है, इन चारों में से किसके जैसा नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या लिखा, विच कैन नॉट रिटन एज, इनमें से किसके जैसा हम नहीं लिख सकते हैं। एक ही आपकी यूनिट्स को कई तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हेनरी जो होता है वो इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है। आपको पहले से क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट हेनरी है सर। तो हेनरी को इन 4 ऑप्शन में से किसके जैसा नहीं लिख सकते, हमें ये बताना है कि इनमें से चारों में से किसके जैसा नहीं लिख सकते हैं। अब जरा चलते हैं बात पे। तो अगर आप 12वीं क्लास पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि फाई इक्वल टू क्या होता है, L इंटू आई होता है। आपने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, L बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसी L इंडक्टेंस आप बोलते हैं। तो इंडक्टेंस चाहे सेल्फ हो चाहे म्यूचुअल हो, उसकी यूनिट वही होती है, हेनरी ही ऐसा यूनिट होती है। तो यहाँ से L इजकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, फाई अपॉन आई। यहाँ से L इजकल टू क्या लिख सकते हैं सर, फाई अपॉन आई लिख सकते हैं। और फाई क्या होता है सर, फाई फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और आई
करंट होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट होता है सर वेबर। क्या होता है? वेबर होता है। और करंट का क्या होता है सर? बोला एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। यानी कि जो हमारा इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस एल, उसको जो है उसका यूनिट क्या होता है? ऐसा ही हेनरी होता है। और हेनरी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? वेबर पर एम्पियर। यानी ये तो हमारा जो है इसके जैसा हम लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वेबर जो होता है ना, इस वेबर को ही हम लोग वोल्ट सेकेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वोल्ट सेकेंड बोलते हैं। किसको बोलते हैं सर? आपको वेबर को बोलते हैं वोल्ट इंटू सेकेंड। यानी कि वेबर को वोल्ट सेकेंड लिख दिया, नीचे में जो एम्पियर है वो एम्पियर है। यानी कि जो सेकंड नंबर ऑप्शन है वो भी देखिए, वो और वेबर पर एम्पियर और हेनरी ये सब एक ही जैसे हैं। यानी इसके जैसा भी लिख सकते हैं हेनरी को और इसके जैसा भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं। अगला ऑप्शन दिया है जूल पर एम्पियर स्क्वायर। क्या इसके जैसा लिखा जा सकता है? तो जरा बात कर लेते हैं कैसे लिख सकते हैं। कि जो वोल्ट होता है सर, जो वोल्ट है हमारा, वोल्ट, इस वोल्टेज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? वोल्टेज को हम लोग लिख सकते हैं, क्या आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होती है। यानी कि इस वोल्ट को, पोटेंशियल का ऐसा यूनिट वोल्टेज होता है, वोल्ट होता है। तो वोल्ट इजकल टू क्या हो जाएगा? वर्क का क्या होता है? जूल पर कुलम्ब। ये वर्क का क्या होगा? जूल। वर्क का क्या होगा भाई? जूल होगा। एनर्जी का जूल होता है, वर्क का जूल होता है, और चार्ज का क्या होगा? कुलम्ब। तो आपको वोल्ट को क्या लिख सकते हैं? जूल पर कुलम्ब लिख सकते हैं। यानी कि इस वोल्ट को हम लिख सकते हैं सर जूल पर कुलम्ब। इंटू सेकेंड में ऊपर में है तो सेकेंड, और नीचे में एम्पियर है तो बोला एम्पियर रहने दीजिए। अब जो ये कुलम्ब है ना, वो हम लोग पढ़ते हैं करंट वाला डेफिनेशन में कि सर I इजकल टू क्यू इंटू टी होता है। I इजकल टू क्या होता है? क्यू बाई सर टी होता है। I इजकल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। तो क्यू इजकल टू क्या होता है? Q इजकल टू सर I इंटू टी होता है। और Q हमारा चार्ज का ऐसा यूनिट कुलम्ब है। तो कुलम्ब के लिए हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर इंटू टाइम सेकेंड। तो इस कुलम्ब को, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल अपॉन कुलम्ब के जगह पे हम क्या लिख देंगे? एम्पियर इंटू सेकेंड। क्या लिख सकते हैं? एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कुलम्ब की जगह पे? क्योंकि कुलम्ब इजकल टू I इंटू टी होता है। I का एम्पियर और टी का सेकेंड। तो हमने कुलम्ब की जगह एम्पियर सेकेंड लिख दिया, ऊपर में सेकेंड है तो सेकेंड लिख दिया, और फिर नीचे लास्ट में एम्पियर है तो एम्पियर लिख दिया। ऐसा जैसे लिखेंगे तो इस सेकेंड से सेकेंड आपका कैंसिल हो जाएगा और एम्पियर में एम्पियर आके मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो ऊपर में जूल और नीचे में एम्पियर स्क्वायर। इसका मतलब जूल पर एम्पियर स्क्वायर। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। यानी कि जो हेनरी है, हेनरी को वेबर पर एम्पियर भी लिख सकते हैं आप, वोल्ट सेकेंड अपॉन एम्पियर भी लिख सकते हैं, जूल पर एम्पियर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो बोला चौथा रह गया, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर फिर क्या होगा? डी नंबर, ओम पर सेकेंड। ये हमारा नहीं हो सकता था कब? ये जब ये सेकेंड डिवाइड में ना होकर के अगर मल्टीप्लाई में चला जाता, ओम इंटू सेकेंड होता, तो ओम इंटू सेकेंड भी क्या होता? हेनरी का यूनिट होता। आपका हेनरी को ही लिखा जा सकता है, पर ओम इंटू सेकेंड नहीं है, ओम पर सेकेंड है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ओम पर सेकेंड। इसके जैसा हम लोग हेनरी को नहीं लिख सकते हैं। तो आज के लिए माय डियर स्टूडेंट्स इतना ही हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। और अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूनिट डायमेंशन चैप्टर से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। तो अगर आपने इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने किया है तो यकीन मानिए आपसे यूनिट डायमेंशन चैप्टर का क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन आएगा आपके IIT और नीट के एग्जाम में, वो कभी नहीं छूटेगा। अब हमारे पास एक टॉपिक रह गया है, वो है आपका वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज। इससे जो क्वेश्चन आते हैं अभी तक हमने उस पर कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है। तो मैं बोला हूं अभी क्लास शुरू होने से पहले भी, लेक्चर शुरू होने से पहले मैंने बोला कि उसके लिए वर्नियर कैलिपर बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, इसलिए आपको उसकी थ्योरी का वीडियो मिलेगा। इस लेक्चर के बाद आपको एक थ्योरी का वीडियो मिलेगा, वो आप वर्नियर कैलिपर का वीडियो जरूर देखिएगा। उससे जितना कॉन्सेप्ट लेना होगा पूरी कॉन्सेप्ट आपको दी जाएगी। उसके बाद आपका फोर्थ आएगा मॉडरेट लेवल में चौथा लेक्चर, जिसमें हम लोग सिर्फ वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और आप इस वीडियो को पूरा हर जगह शेयर कीजिए। जितना भी आपके सोर्सेस हैं हर जगह शेयर कीजिए, और अपने जितने सारे दोस्त हो सकते हैं सबको जोड़िए।